हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लूसेंट का सीरीज चालू किए हुए थे, सिंधु सभ्यता तक पढ़ चुके थे। सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट, फैक्ट सभी कुछ हम लोग समझ चुके थे, है ना। अब हम लोग अगला चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं आज, जो कि पेज नंबर 6 पर दिया गया है। हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, एक एक फैक्ट को समझते चलते हैं। ये जो फैक्ट है एनसीईआरटी बुक के आधार पर है, तो उस फैक्ट को हम समझा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एनसीईआरटी भी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, लूसेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल है, जिसको वैदिक काल कहते हैं, ये क्या है, 1500 से 1000 ऋग वैदिक और 1000 से 600 उत्तर वैदिक, ठीक है ना। यानी टोटल अगर इसको समय देखा जाए, वैदिक सभ्यता को वैदिक काल देखा जाए, वैदिक काल तो टोटल कितना है आपका, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, यही ना। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या इसको ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, ईसा पूर्व भी कहते हैं, बहुत जगह ईसा पूर्व। क्लियर, ठीक है। देखिए, तो इसमें भी वैदिक काल, ये तो टोटल टाइम हो गया। टोटल टाइम यानी कितना हो गया, 1500 से 600 ईसा पूर्व, बीसी का बात, बीसी का बात टोटल टाइम। लेकिन इस काल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला 1500 से 1000 बीसी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऋग वैदिक काल। अभी सब कुछ समझेंगे, इसको ऋग वैदिक कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब समझेंगे ऋग वैदिक काल। इसको फिर 1000 से 600, 1000 से 600 बीसी तो क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 बीसी तक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आखिर इस काल को, यानी कि टोटल 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो समय ड्यूरेशन था, उसको वैदिक काल ही क्यों कहते हैं, वैदिक काल ही क्यों कहते हैं। वेद का तो रचना कब हुआ था किसी को पता नहीं। कहा जाता कि जब वो तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान था वेद, है ना, वो सनातन के रूप में है, कब शुरू हुआ था कोई नहीं जानता है, उसका तो समय बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि वैदिक काल का रचना इसी समय में हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले सिंधु सभ्यता था। सिंधु सभ्यता के पहले न जाने कितने सभ्यताएं हुआ करती थी। वेद जब से कहा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, धरती का निर्माण हुआ, तब से वेद है, किसी को पता ही नहीं। ये सब तो टाइम ड्यूरेशन हम लोग को पता है। तो वैदिक काल इसका नाम क्यों पड़ा, वैदिक काल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो 1500 से 600 का जो टाइम है, का जो इतिहास है, सभ्यता है, या फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो विचारधारा 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में चला करती थी, उसका उल्लेख वेदों में बाद में किया गया, जब उसका संकलन किया गया था। यानी वेद का रचना और वेद का संकलन दो अलग बात है। वेद का रचना कब हुआ कोई नहीं जानता है, और वो मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर चलता रहा, ट्रांसफर होता रहा, है ना। लोग ज्ञान को रट के याद रखते थे, फिर अगला जनरेशन को रटा देते थे, फिर अगला जनरेशन को वो रटा देता था, उसका लिखा हुआ नहीं था कहीं। तो वेद का रचना कब हुआ तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसका संकलन मतलब लिखित रूप में, लिखित रूप में आपका 1500 से 600 बीसी था, उसके बहुत बाद में हुआ, जब वेद को लिखा गया लिपि के रूप में। इस टाइम में 1500 से 600 बीसी, जिसको वैदिक काल कहते हैं, उस समय में लिपि भी नहीं हुआ करता था। वैदिक काल में लिपि नहीं हुआ करता था। जब लिपि नहीं हुआ करता था तो आदमी लिखेगा कहां से। जब लिपि आया, लिपि को लोग समझा, तब वेद को लिखा गया। जो आज तक हम लोग रट रट के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर ट्रांसफर कर रहे थे, उसको फिर उसको लिखा गया। लिखने के लिए लिपि चाहिए था, लिपि इसमें तो था नहीं। तो जब लिपि आया
लिपि जब आया तो फिर क्या हुआ, वेद को लिखा गया। और जब वेद को लिखा गया तो इस समय का घटनाओं का जिक्र वेदों में किया गया, इसीलिए इसका नाम वैदिक काल पड़ा। क्लियर? ठीक है। अब 1500 से 1000 बीसी का जो भी घटना था, प्रमुख घटनाओं का स्रोत क्या है, ऋग्वेद था। ऋग्वेद में इस समय का जानकारी हमको बहुत ज्यादा मिलता है। 1500 से 1000 के विषय में जो विचारधारा चलता था, इस समय जो विचारधारा चलता था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी विचारधारा था, उसका उल्लेख ऋग्वेद में ज्यादा किया गया था। इसके लिए इसका नाम ऋग्वैदिक काल रखा गया। उत्तर वैदिक काल, इसके बाद क्या हुआ कि इस समय घटनाओं का जिक्र ऋग्वेद के अलावा अन्य जो वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद के बाद कौन कौन वेद हुआ करता था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका भी इसका जानकारी मिलता है। तो बाद का वेदों में इसका जानकारी मिलता है। इसका नाम उत्तर वैदिक काल पड़ा। और दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन उठ सकता होगा, माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि समय का विभाजन कैसे कर देते हैं। जैसे 1500 से 1000 है उसको वैदिक काल कहेंगे, 1000 से 600 उसको उत्तर वैदिक काल कहेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि घटनाएं बहुत बदल चुकी होती है, सामाजिक परिस्थिति बदल चुका होता है। तो समाज में जो परिवर्तन होता है, विचारधारा में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को देखकर समय का विभाजन कर दिया जाता था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि वैदिक काल में लोहा से लोग परिचित नहीं थे। वैदिक काल में नहीं, ऋग वैदिक काल में लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अंतिम समय तक, मतलब कि ऋग वैदिक काल का अंतिम समय क्या था, 1000, लोहा से कुछ परिचय शुरू हो गया था, लेकिन उसका उपयोग करना वो नहीं जानते थे। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल से वो लोहा से परिचित भी हो गए थे और उसका इस्तेमाल भी करने लगे थे, सीमित ही मात्रा में, लेकिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। तो देखिए दोनों का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस परिवर्तन के आधार पर समय का विभाजन किया गया। ठीक है। दूसरा विभाजन का स्रोत क्या हो सकता है कि जब वैदिक काल में कहा जाता है कि लोग मध्य एशिया से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे तो भारत के पश्चिमी इलाका में रह रहे थे, है ना। इसका विस्तार वहां तक हुआ था। लेकिन जब इसका विस्तार, जब आर्यों का विस्तार उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा, है ना, तो उस काल में उत्तर वैदिक काल भी इसका नाम पड़ा, क्योंकि उसका विस्तार अब उत्तर भारत की ओर हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन के आधार पर समय का विभाजन किया जाता है। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये मोटा मोटी एक छोटा कॉन्सेप्ट था जो समझ गए कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता ही क्यों कहते हैं, कोई और सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि उस समय वेद लिखा गया होगा, तो उस समय वेद नहीं लिखा गया था। वेद का रचना कब किया गया था कोई नहीं जानता है। वेद का संकलन भी किया गया, जो लिखा गया इस काल में लिखा नहीं गया था, बहुत बाद में लिखा गया था। इस काल में तो लिपि भी नहीं था, तो लिखा कहाँ से? ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस काल में घटनाओं का जिक्र वेदों से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम, इस काल का नाम 1500 से 600 काल का नाम वैदिक काल कहा गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या है आगे। अगला पॉइंट देखिए, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, देखिए आगे हम लोग समझते बातों को, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। मैक्स मुलर एक विद्वान हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे। वो बताएं कि जो आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ वो मध्य एशिया से हुआ है, मतलब कि यहाँ का मूल निवासी वो नहीं थे, वो मध्य एशिया से घूमते घूमते उनका आगमन हुआ। ठीक है, देखिए मान लीजिए भारत है, छोटा सा मैप के रूप में समझते हैं हम लोग, भारत है मान लीजिए, है ना। ये तो अभी का भारत है, उसमें तो भारत ऐसा था नहीं, और भी विस्तार इसका था, यानी अफगानिस्तान वगैरह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो मतलब उस समय समझिए कि ये वाला एरिया समझिए कि पूरा भारत का ही एरिया था, और इधर ही आर्यों का आगमन हुआ था। यहाँ हड़प्पा सभ्यता था और इधर आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है ना। और फिर बाद में फिर इधर जब ट्रांसफर होता है, ये तो पश्चिम भारत था, जब उत्तर भारत को ट्रांसफर होता है तो वही उत्तर वैदिक काल जो आपको समझा रहे थे, वही जो बाद में आपको फिर से बताएंगे। देखिए, तो ये आपका एरिया हो गया। क्या बोलते मध्य एशिया से आया था, तो मध्य एशिया मान लेते कि यहाँ पर था मध्य एशिया।
मध्य एशिया, मध्य एशिया। ये एरिया कौन था? तो आल्प्स पर्वत देख रहे हैं, आल्प्स पर्वत देख रहे हैं, तो आपका इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये जो एरिया है ना, उसका जो सीमा है वो आल्प्स पर्वत से लगता है ना। तो आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग, आल्प्स पर्वत जो है, यहाँ पर जो आल्प्स पर्वत है उसका पूर्वी भाग, पूर्वी मतलब कहने का मतलब इस साइड वाला भाग, इस साइड वाला भाग का जो एरिया था ना, यानी आल्प्स पर्वत ये मान लेते हैं, यहाँ पे आल्प्स पर्वत है, तो इसका पूर्वी भाग तो ये वाला एरिया हो जाएगा, तो यही मध्य एशिया था। यानी इसका आसपास में कौन था? वही आपका इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री और भी नीचे जो भी देश होंगे वो सब था, है ना, मध्य एशिया कहलाया। तो माना जाता है, इतिहासकारों का माना जाता है कि मध्य एशिया से 5 शाखाएं निकली थी आर्यों का, 5 शाखाएं। एक यूरोप में गया, एक आपका आया इधर गया, एक हित्ती, एक आपका ईरान गया जिसको बेबीलोन कहते हैं, बेबीलोन, और एक आपका ईरान होते हुए आपका भारत की ओर आया, जिसको पूर्वी शाखा कहते हैं, पूर्वी शाखा, ठीक है ना। यानी मध्य एशिया से आर्य निकले और 5 शाखाओं में बट गए, कुछ यूरोप की ओर गए, कुछ नीचे गए, कुछ बेबीलोन की ओर बढ़े, कुछ हित्ती की ओर बढ़े, हित्ती, है ना, बेबीलोन का नाम सुने होंगे, फिर ईरान होते हुए भारत की ओर प्रवेश किए। तो हम लोग पूर्वी शाखा का, आर्यन जो थे ना भारत में आए थे, वो पूर्वी शाखा से आए थे, पूर्वी शाखा से आए थे। हो सकता प्रश्न पूछ दे कहां से आए थे, तो ये पूर्वी शाखा से आए थे, पूर्वी शाखा से, ईरान होते हुए, ठीक है ना। ठीक है, इसको आपको यूरेशिया भी कहते हैं, मध्य एशिया को यूरेशिया भी कहा जाता है, मध्य एशिया को यूरेशिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो वही आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो यहाँ से आए, सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ था? तो यही आसपास का एरिया है, तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान वाला एरिया हो जाएगा और पंजाब वाला एरिया हो जाएगा, इस एरिया में आसपास वो बसे। इधर से आए पूर्वी शाखा से, मध्य एशिया से चलकर यहाँ पर आकर बसे, ठीक है। वही आपको मैक्स मुलर समझाना चाहते हैं और ये बुक में बताना चाहता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो ये सभ्यता यहाँ पर विकास हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जीवन शैली का जो विकास हुआ, उसको आर्यों के द्वारा जो विकास किया गया उसको वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। वैदिक सभ्यता नाम क्यों दिया गया वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस काल का जानकारी हमको वेदों से मिलता है, ठीक है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, उसका नगर नियोजन बहुत ही उच्च कोटि का हुआ करता था। वहाँ तो लिपि भी था, भले ही भाव चित्रात्मक था, जिसको पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिपि तो था, है ना। और भी बड़े बड़े व्यापार हुआ करते थे। लेकिन आपका जो आर्यों का जो सभ्यता था वैदिक काल, तो ग्रामीण था, पशुपालक वो लोग थे। वो लोग क्या थे? पशुपालक थे। हड़प्पा सभ्यता का था नगरीय था, वहाँ व्यवसाय होता था, व्यापार होता था, उद्योग थे, है ना। लेकिन ये लोग पशुपालक था, कृषि पर आधारित था, लिपि भी नहीं था, कबीलों में रहते थे, नगरों में नहीं रहते थे, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइप का कोई नगर नहीं मिला वैसा, है ना। तो इसीलिए इसको ग्रामीण सभ्यता के रूप में डिफाइन किया गया है। ग्रामीण सभ्यता के रूप में इसको कहा गया कि ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। तो अगर कोई पूछ देंगे वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, उसका क्या लक्षण है, तब बता सकते हैं कि कृषि प्रधान थी, पशुपालक थी, लिपि नहीं था, कबीला में रहते थे, उनका कबीला का विस्तार भी ज़्यादा नहीं हुआ करता था, है ना। ये सब बता सकते हैं आप। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और ये जो भाषा बोलते थे, तो भाषा क्या थी? संस्कृत। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ नोट करके कि आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को क्या करता है? इंगित करता है, भाषा समूह को इंगित करता है। भाषा समूह का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक नस्ल समूह होता है, जैसे मंगोलाइड, कोकोसाइड, निग्रोइड, द्रविड़, ये सब क्या कहता है? शारीरिक बनावट को बताता है। एक भाषा समूह होता है। भाषा समूह मतलब ये भाषा का एक समूह, एक भाषा जिससे अन्य भाषाएं टूट टूट कर बनी है। जैसे हम मान लेते हैं आर्य क्या एक भाषा समूह लिखा हुआ है, तो आर्यों का मुख्य भाषा क्या था? संस्कृत, है ना। संस्कृत हो गया,
प्रकृत हो गया, प्राकृत भाषा होता है ना, प्राकृत भाषा हो जाएगा, ये भारत की ओर हुआ। लेकिन आर्य सिर्फ भारत के थोड़े थे, वो तो मध्य एशिया से आए थे, वो तो इधर भी तो गए थे, यूरोपियन कंट्री में भी तो गए थे। तो आपका अंग्रेजी भी हो जाएगा, इधर इंडिया का हिसाब से बोल रहे हैं, इधर अंग्रेजी हो जाएगा। आर्य ईरान अरब की ओर तो गए थे, तो यानी कि अरबी भी हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब इसी का शाखा है, इसी का शाखा है। और भी बहुत सारा भाषा है, लेकिन अब समझाने के लिए बता रहे हैं कि आर्य एक भाषा समूह है। यानी कि आर्य क्या है? एक भाषा का समूह है, उसी का बहुत सारा भाषा का भाग है, जिसमें से संस्कृत और उससे टूटा हुआ भाषा जैसे हिंदी वगैरह प्राकृत भाषा हो जाएगा, और भी अंग्रेजी, अरबी, फारसी और भी बहुत सारा भाषा जो है। अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था कि स्पेनिश जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसका दोनों का ग्रामर लगभग सेम है। कहाँ स्पेन का, कहाँ संस्कृत, दोनों का ग्रामर लगभग सेम है। तो क्यों सेम है? हम लोग को आश्चर्य लगेगा कि अरे संस्कृत का तो उसका ग्रामर से मिलता है, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से हुआ था, तो बहुत कुछ मिलता जुलता रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विज, जन, राष्ट्र। यह प्रशासनिक इकाई था। प्रशासनिक इकाई एक था कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। यही है ना। कुल का होता था कुलप या कुलपति भी कहते थे, ग्राम का ग्रामीण होता था या ग्रामीणी भी होता था, विश का विशपति, जन का राजन, है ना, जन का राजन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, यही होता था ना, यही होता था। और ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो इसमें ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा से बड़ा की ओर हमको लिखना चाहिए था, कुलप पहले नीचे लिखना चाहिए था, राष्ट्रीय के ऊपर लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, इस क्रम में है। यानी छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है ना, यानी कुलप सबसे छोटा और राष्ट्र सबसे बड़ा। क्लियर? चलिए, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी लिख दिए हैं। विश का प्रधान विशपति होता था, है ना। जन का शासक राजन कहलाता था, और क्या है भाई? और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, राष्ट्र का राष्ट्रीय को जान लीजिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे, है ना। जो राज्य अधिकारी होता था, जो राज्य चलता था, राज्य क्या होता था? बहुत बड़ा बड़ा राज्य थोड़ी जो होता था मगध साम्राज्य के जैसा, है ना, वो कबीला में बटा हुआ होता था। तो जो उसका प्रधान होता था, जो प्रमुख अधिकारी होता था, वो पुरोहित होते थे और सेनानी हुआ करते थे। पुरोहित क्या करते थे कि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे, एडवाइस देने का काम करते थे, धर्म के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। सेनानी युद्ध करने का कार्य करते थे, अपने कबीला का रक्षा करने की कोशिश करते थे, कबीला को सुरक्षित रखते थे और कबीला का विस्तार करने का प्रयास करते थे, है ना। वो दोनों का मुख्य रूप से कार्य हुआ करता था। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो वशिष्ठ जो पुरोहित हुआ करते थे, वशिष्ठ वो रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी मतलब क्या? परंपरागत, जो परंपरा को मानने वाले, वो रूढ़िवादी हो गए। उदार मतलब क्या हुआ? परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी उसमें समावेश कर दें, वो उदार हो जाएगा, है ना। तो पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ हुआ करते थे और विश्वामित्र हुआ करते थे। तो वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, परंपरा को मानने वाले थे, और विश्वामित्र आधुनिकता का भी थोड़ा समावेश किए, वो उदार पुरोहित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूत, रथकार, कंबाती आदि अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे। ठीक है ना। तो अधिकारियों में सूत, रथकार और कम्मादी प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, उसको रत्नी भी कहा जाता था। और इनको और अधिकारी मिला के टोटल संख्या कितना? 12 हुआ करता था।
तो सूत 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 देख लीजिए क्या होता था, कुछ कुछ सुन लेने से याद रह जाता है ना, कुछ मिलता जुलता उससे कुछ रिलेट करके बात जब हो जाता है तो बात याद रह जाता है। इसलिए सिर्फ फैक्ट के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट बोलिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ बात हम बता देते हैं ताकि वो बात आपका दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम के समय कोई कंफ्यूजन किसी तरह का न रहे। चलिए देखिए, सूत रथकार कम्मादी, सूत रथकार कम्मादी, यही है ना। इसको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था, रत्नी, रत्नी कहा जाता था। एक तरह से रत्न हुआ करता था ये, है ना। भले ही इनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं हुआ करता था, है ना, लेकिन फिर भी वो राजाओं के साथ रह सकते थे। उनका इतना स्तर था कि राजा के साथ रह सकते थे, उनके कार्यों में भाग ले सकते थे। अछूत टाइप का नहीं हुआ करता था ये लोग, है ना। ठीक है, तो सूत रथकार कम्मादी, सूत क्या करता था भाई? रथ चलाने का काम करता था, रथ चलाने का काम करता था, रथ चलाने का काम करता था। रथकार क्या करता था भाई? रथ बनाने का काम करता था। कम्मादी क्या करता था? रथ से संबंधित अन्य जो कार्य होता था वो करता था, है ना। जैसे घोड़ा वगैरह हो गया, फिर उसका मरम्मत वगैरह हो गया, या फिर युद्ध के समय क्या क्या रथ के क्या क्या कार्य हो सकता है उससे जुड़ा, यानी रथ संबंधी कार्य करता था, रथ संबंधी है ना कार्य करता था। इसमें प्रमुख था सूत, सूत का नाम बार बार आएगा आपका। देखिए, आप सूत का नाम सुनते होंगे कब? महाभारत में। कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था, सूतपुत्र कर्ण। सूत एक होता था क्या? रथ चलाने वाला तो होता ही था, लेकिन उनका सामाजिक स्थिति थोड़ा निम्न हुआ करता था। यानी सूत ऐसा जाति होता था जिनके न तो माता न तो कोई पिता, न क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, वो सूत हुआ। तो आपको कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था, कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था। जबकि कर्ण क्या था? क्षत्रिय था, कर्ण क्षत्रिय था। कुंती अविवाहित थी और माता बन गई थी, तो बच्चा होने के बाद सामाजिक उलाहना नहीं सुनना पड़े, तो इसलिए वो क्या की थी, उसको नदी में प्रवाहित कर रही थी कर्ण को, है ना। जबकि कर्ण क्षत्रिय था। उसको पाला कौन? तो एक सूत पाला, सूत में तो रथ चलाने वाला पाला, है ना, इसीलिए उसका नाम रखा गया सूतपुत्र, क्योंकि सूत उसको पाला था, सूतपुत्र कर्ण। इसकी माता जो पालने वाली थी, यानी सूत की पत्नी थी, जो राधा नाम था उसका, राधा नाम था, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा गया। राधेय मतलब राधेय का पुत्र, राधा का पुत्र, राधेय, है ना, इसको राधेय भी कहा गया। ठीक है, ठीक है, तो यही है सूत। तो रथ चलाने वाला हो गया सूत, रथकार, रथ बनाने वाला हो जाएगा कम्मादी, रथ संबंधी कार्य और अन्य उससे संबंधित जो कार्य होता था वो कम्मादी करता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते थे। पूरब, दुर्गपति एवं स्पर्श, जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। पूरब क्या था? दुर्गपति होता था, कबीला बनता था तो दुर्ग भी हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, गढ़ बोलते हैं, है ना। तो उसका रक्षा करने वाला कौन होगा? दुर्गपति होगा, पूरब होगा, है ना। और जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। जनता में का गतिविधि कैसा है ना, कहीं दुखी है या सुखी है, शासक के प्रति उसका क्या नजरिया है ना, उसका जानकारी क्या करता था, लेकर गुप्तचर काम करता था। उसको क्या कहते थे? स्पर्श कहते थे, स्पर्श वही जनता के बीच में गुप्तचरी का काम करता था और जाकर जानकारी इकट्ठा करके अपने उच्च वर्गीय अधिकारी को देता था। ठीक है, तो पूरब और स्पर्श भी जान गए हम लोग। वाजपति क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी, वाजपति। देखिए, वाजपति वाजपति क्या होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी, वाजपति। तो गोचर क्या होता है? गोचर भूमि, देखिए, चारागाह हुआ, चारागाह। वैदिक काल में गायों का बहुत ज्यादा महत्व होता था। अब गाय पाल रहे हैं तो उसके लिए चारागाह भी तो होना चाहिए, तो फिर वो खिलाइए कहाँ से, घास कहाँ से खाइए। तो जो चारागाह होता था ना, जहाँ पर गाय चरेगी जाकर, है ना, उसका जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? वाजपति। यानी कि कबीला का जितना गाय है वो एक विशेष इलाका में जाकर
चरेगी, घास चरेगी, और उसका सुरक्षा, इस गोचर भूमि का सुरक्षा यानी कि चारागाह का सुरक्षा कौन करेगा? ये वाजपति करेगा, ताकि जब गाय चरने जाए तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं, दूसरा कबीला वाला रोक टोक नहीं करे और गायों को चुरा के लेना जाए, तो वाजपति उसका सुरक्षा करेगा। तो वही उसका काम था, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अपराधी को, अगर कोई कबीला में अपराध कर दिया गया और छुप गया, भाग गया, तो उसको पकड़ने का काम कौन करता था? उग्र करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब न्याय देने के लिए किसी विशेष अधिकारी का उल्लेख नहीं कि कोई विशेष अधिकारी हुआ करते थे। जैसे हुआ था दंड पाशिक हुआ करता था, आगे जाके देखेंगे हम लोग, दंड पाशिक था या फिर बहुत कुछ था, है ना, वो सब देखेंगे, लेकिन इस समय नहीं था। राजा ही मुख्य रूप से कह सकते हैं कि न्याय देने का काम करता था, जो शासक वर्ग होता था, है ना, वही देता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा सलाह से काम करता था, किसका सलाह से? सभा और समिति का, यानी राजा जो सबसे ऊपर बैठा हुआ रहता था राजा, वो सभा और समिति कि सलाह पे काम करेगा, ये सलाह पे काम करेगा, सलाह, यानी यहाँ पे हम डेमोक्रेसी देख सकते हैं, है ना, ये दोनों सलाह से ये काम कर रहा है। सभा में क्या होता था? सिलेक्टेड लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, जिसको अभी भी कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री तो सलाह से काम करते हैं, लेकिन उनका पे एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एकदम सिलेक्टेड लोग हैं। एक है कि अपना वो अन्य लोगों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं, तो अपना संभ्रांत लोगों से, है ना, और यहाँ जनसभा के माध्यम से जन सामान्य, तो उस समय थोड़ी लाखों लोग रहा करते थे। आज ही कितना, 1000 कबीला में कितना लोग रहेगा, तो इसमें जन सामान्य लोग उपस्थित होता था। और इसका जो तब प्रांत हो गया, ये सभा हो गया या फिर समिति हो गया, इसका कौन अध्यक्षता करेगा? ईशान अध्यक्ष, उसको ईशान कहते थे। ईशान जो अध्यक्ष होते थे इसका, वो कौन होते थे? ईशान। इसी के सलाह से राजा काम करता था। समझ गए? राजा किसके सलाह पे काम करता था? तो सभा समिति के आधार पर। सभा संभ्रांत लोगों का होता था, समिति जनसामान्य का होता था, और उसका अध्यक्षता, जो सभा समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? तो ईशान करते थे, और जो सलाह मिलता था राजा को उसके अनुसार राजा काम करता था। ठीक। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, यानी स्त्री का स्थिति बहुत ही अच्छा उस समय था, है ना, वो सभा में भी बैठ सकती थी स्त्री, समिति में भी बैठ सकती थी और अपना विचार दे सकती थी, कार्रवाई को देख सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज। जब कबीला का जो राजा होता था उसका काम क्या होता था कि अपना कबीला को पहले सुरक्षित करो, फिर अपना कबीला का विस्तार करो, और अपना कबीला का जरूरत का पूर्ति के लिए गविष्टि करो। गविष्टि मतलब क्या? गायों की खोज। दूसरा कबीला से जाके लड़ेंगे, उसका गाय को पकड़ के लाएंगे, कब्जा करेंगे, उसका गाय को पकड़ के लाएंगे और अपना गायों की संख्या में वृद्धि करेंगे। जितना ज़्यादा गाय होगा उतना ज़्यादा हम लोग मजबूत होंगे, धन संपदा हम लोग पास ज़्यादा रहेगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है ना। तो जो कबीला का जो शासक होता था उसका कार्य क्या होता था? गविष्टि करना। गविष्टि मतलब गव से ही समझिए गाय, है ना, गायों की खोज करना और उसके लिए युद्ध करना, संघर्ष करना। ठीक है, चलिए। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करेगा, ऑब्वियसली राजा करेगा, तभी तो राजा बना हुआ था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थ गायों की खोज। आगे देखते हैं हम लोग। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। हम लोग को पता है कि ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? 10 मंडल है। उसमें 7वां मंडल में क्या है? दशराग युद्ध का उल्लेख है। ये कहाँ हुआ था? परसनी नदी यानी रावी नदी किनारे हुआ था। एक तरफ 10 राजाएं थे, एक तरफ सुदास थे, और सुदास और 10 राजा के बीच में लड़ाई होता है परसनी नदी के किनारे, और उसमें सुदास विजयी होते हैं। तो 10 राज्य, 10 से हो गया 10 राज्य से हो गया राजा, 10 राजाओं की लड़ाई, दशराग युद्ध। यही कह रहा है, दशराग युद्ध का उल्लेख 7वां मंडल में है ना, ऋग्वेद का 7वां मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, याद रखिएगा। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी जिसको अभी रावी नदी कहते हैं। सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है,
जिसमें सुदास विजयी भी हो गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जो ऋग्वैदिक समाज था वो क्या था? 4 वर्णों में विभक्त था। समाज को 4 भागों में बांट दिया, वर्ण में बांट गया था, वर्ण में बांट दिया गया था। अभी भी वर्ण व्यवस्था तो वही है ना? क्या क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन हाँ, जो उस समय वर्ण व्यवस्था था वो व्यवसाय पर आधारित था। यानी कि आपका समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही है ना भाई? ठीक है। ब्राह्मण को माना जाता था कि ब्रह्मा के मुख से जन्म लिए हैं। क्षत्रिय को माना जाता था कि वो ब्रह्मा के भुजा से जन्म लिए हैं। वैश्य को माना जाता था कि वो ब्रह्मा के जांग से जन्म लिए हैं। और शूद्र को माना जाता था कि ब्रह्मा को पैर से जन्म लिए हैं, या मुंह से जन्म लिए हैं। इसमें जन्म लेने वाले लोग किससे थे? बाह से या भुजा बोल सकते हैं। वैश्य क्या थे? जंघा से। शूद्र क्या? शूद्र होगा, सॉरी, शूद्र है ना? शूद्र क्या होगा? आपका पैर से। यही है ना? चलिए, लेकिन ये जो बंटवारा किया गया था ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर था। ये व्यवसाय जन्म के आधार पर नहीं था। अभी समाज में जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर है, यानी जो पिता का जाति होगा वही बच्चा का जाति होगा। लेकिन उस समय क्या था कि व्यवसाय के आधार पर था। व्यवसाय यानी पिता यदि शूद्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वो शूद्र कहलाएंगे, लेकिन उसका बेटा, उसका पुत्र यदि ब्राह्मण से संबंधित कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यदि व्यवसाय जैसा करेगा वैसा उसका जाति होगा, उसका वर्ण होगा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल तक, उत्तर वैदिक काल में नहीं, ऋग्वैदिक काल तक क्या था? क्योंकि वैदिक काल मतलब समझिए, वैदिक काल तो 1500 से 600 तक है, लेकिन हम 1500 से 600 के बीच में 1500 से 1000 का बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल का बात कर रहे हैं। उस समय व्यवसाय पर आधारित था। देखिए आगे क्या बोलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। ये जो 4 वर्णों का जो 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण, वो किसमें है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। जो 4 वर्ण अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, बाकी वही सब बात है। आगे देखते हैं हम लोग। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। आर्यों का समाज क्या था? पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहते थे। ठीक है, देखिए बात को समझिए। कोई भी समाज मातृसत्तात्मक होगा कि पितृसत्तात्मक होगा, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? देखिए, समाज का निर्माण कैसे होता है पता है? देखिए, समाज है, मान लीजिए समाज। अब ये समाज मातृसत्तात्मक है कि पितृसत्तात्मक है, कैसे पता चलेगा? तो समाज का निर्माण हमेशा परिवार से होता है। बहुत सारे परिवार जब मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? एक समाज का निर्माण होता है। यानी कि हम छोटा सा उदाहरण देते हैं कि फैमिली 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 और भी बहुत सारा फैमिलियां है ना, बहुत सारा फैमिली। ठीक है ना? ये इतना सारा फैमिली जब मिल जाता है तो आपस में क्या करता है? जुड़ के लोग क्या करता है? एक समाज का निर्माण कर देता है। यानी कि ये समाज पितृसत्तात्मक, यानी पिता का सत्ता है या माता का सत्ता है। यानी समाज में पिता का चलता है, बात का वैल्यू है, या माता का बात का वैल्यू है। सत्ता और संपत्ति पिता की ओर ट्रांसफर होता है कि माता की ओर ट्रांसफर होता है। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा कि रानी का बेटी रानी बनेगी,
है ना। ये कैसे डिसाइड होगा? ये परिवार से डिसाइड होता है। परिवार में यदि क्या होते हैं, परिवार में माता पिता और उसके बच्चे होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे, यही ना होता भाई। फैमिली का निर्माण कैसे होता है? विवाह से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? विवाह से होता है। विवाह से होता है, मैरिज से होता है। मैरिज क्या होता है? मैरिज में क्या होता है कि स्त्री होती है, कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और उसके बच्चे होते हैं। यही होता है ना। और यही मिला के क्या करता है? फैमिली का निर्माण करता है। समाज कैसे बना? फैमिली से। फैमिली कैसे बना वो भी बता दिए हम, कि मेल फीमेल के बीच में विवाह होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर अविवाहित कोई मेल और फीमेल से बच्चा हो जाता है तो उसको समाज में स्वीकृति नहीं मिलता है। जब समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगा तो आप समाज का हिस्सा, परिवार का हिस्सा नहीं बन पाइएगा। जब परिवार का हिस्सा ही नहीं बन पाइएगा तो समाज का हिस्सा कैसे बन पाइएगा? एक मेल है, एक फीमेल है, अविवाहित है और उसके बच्चे हुए, तो उस बच्चा को परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा तो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए विवाह का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। विवाह, समाज के लिए विवाह होना जरूरी है, ताकि जब बच्चे होंगे तो उसका समाज का वो सदस्य के रूप में, एक वैध सदस्य के रूप में जुड़ सके। ठीक है, तो मेल है, फैमिली का निर्माण हुआ, मेल हुआ, फीमेल हुआ, बच्चा हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ फीमेल का वैल्यू ज़्यादा है, इसका बात ज़्यादा चलता है कि मेल का बात ज़्यादा चलता है। यदि मेल का अगर डोमिनेंसी है, मेल का वर्चस्व है, तो ये मेल का तो परिवार क्या हो जाएगा? पितृ प्रधान हो जाएगा, यानी पिता का प्रधान हो जाएगा। जब सब परिवार पिता का प्रधान हो जाएगा, समाज क्या हो जाएगा? पितृ प्रधान हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। यानी घर में जो पिता का सत्ता चल रहा है तो सारे घर में भी तो वही चल रहा होगा, समाज में वही चलेगा। सब घर में अगर माता का सत्ता चलने लगेगा कि माता जो बोलेगी वही होगा, संपत्ति पर माता का अधिकार होगा, संपत्ति का ट्रांसफर भी माता की ओर ही होगा या बेटी की ओर होगा, तो सारा का सारा समाज उसी वैसे ही फॉलो करेगा परिवार, तो समाज भी मातृसत्तात्मक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि पितृसत्तात्मक क्या होता है, मातृसत्तात्मक क्या होता है ना। ठीक है, तो कहना चाह रहा है यहाँ पर, इसी को समझाने के लिए बता रहा है ये कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज, ये समाज था आर्यों का जो समाज था, का समाज पितृ प्रधान था, है ना। पितृ प्रधान था। ठीक है, परिवार या कुल था। परिवार को उसमें क्या कहते हैं, अभी हम लोग फैमिली बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें परिवार कहते थे या कुल कहते थे। अब कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। कुल का मुखिया पिता होता था। लिख ही दिया है, कुल का मुखिया जो परिवार होता था, कुल होता था, उसका मुखिया पिता होता था, जिसको कुलप कहते थे। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया कि परिवार का मुखिया पिता ही होता था। जब परिवार का मुखिया पिता है तो समाज का भी मुखिया पितृ प्रधान ही होगा। आगे देखते हैं, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि स्त्री का एकदम स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन था, फैसला लेने में प्रधानता रहता था, लेकिन स्त्री का भी अपना वैल्यू था। और यज्ञ कार्यों में, यज्ञ जैसे पवित्र कार्यों में भी स्त्रियां क्या लेती थी? भाग ले सकती थी। सभा समिति में भी स्त्रियां भाग ले सकती थी। यानी पता चलता कि स्त्रियों का स्थिति अच्छा था, कोई खराब स्थिति नहीं था, है ना। ठीक है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए यहाँ पर बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। पर्दा प्रथा क्या होता है? एक तरह से जहाँ पर पुरुषों का जहाँ पर प्रधानता रहेगा, वहाँ पे महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। पर्दा प्रथा मतलब कि उसको पर्दा में रखो, महिला को पर्दा में रखो, छुपा के रखो। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि महिलाओं को वहाँ पर डोमिनेंसी नहीं है, प्रधानता नहीं है, उसका सत्ता में उसका प्रधानता नहीं है। पर्दा प्रथा बताता है। तो बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, उस समय नहीं था, यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, यानी कि अपने देवर से विवाह कर सकती थी। विधवा जो विधवा हुआ करती थी, अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। क्लियर? देखिए, ये महिला हुई, विधवा महिला है, मान लीजिए विधवा महिला ये,
विडो, महिला हुई। इसका पति का मान लीजिए डेथ हो गई, पति था, पति का मान लीजिए डेथ हो गया, तो ये पति का छोटा भाई से शादी कर सकती थी। इसको देवर जिसको बोलते हैं समाज में, देवर नाम दिया जाता है, देवर, है ना। इसका मुख्य कारण था कि परिवार टूटे ना, परिवार को बनाए रखना है, ठीक है, परिवार को बनाए रखना है। और इसका जो बच्चे हुए करते थे, निश्चित रूप से अपना बड़ा भाई का जो बच्चा होगा उसका ज़्यादा केयर ये ज़्यादा कर सकेगा, छोटा भाई ज़्यादा केयर करेगा। अगर नया कोई व्यक्ति से शादी करता है तो हो सकता है महिला के साथ उसका अटैचमेंट हो, लेकिन बच्चों के साथ वो सही व्यवहार नहीं कर सकता, उसका साथ वैसा इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये नज़दीकी संबंध है तो ये करेगा। वही यदि महिला का मृत्यु हो जाए तो महिला की बहन से भी शादी हो सकता था, ऐसा भी है ना। तो ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि स्त्रियां इस काल में अपने विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, यानी पुनर्विवाह का भी संभावना था। पुनर्विवाह जिसको विधवा विवाह कहते हैं, जिसको बाद में विधवा विवाह करने के लिए कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा राजा राम मोहन राय को, या फिर आपका क्या नाम इनका ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, है ना, विधवा विवाह करवाने के लिए कितना समय के बाद है। लेकिन हम लोग वैदिक काल में ये सुविधाएं, ये फैसिलिटी या फिर ये अधिकार महिलाओं को प्राप्त था, तो विधवा विवाह होता था। इसी से पता चलता कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी उस समय ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदेशी महिलाओं का वर्णन है। यानी ऋग्वैदिक काल में, यानी हम 1500 से 1000 का बात कर रहे हैं, 1500 से 1000 BC का बात कर रहे हैं। उस समय महिलाओं का स्थिति इतना अच्छा था कि वो ज्ञान अर्जित कर सकती थी। लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसे विदुषी महिलाएं हुआ करती थीं। लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसे विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, ज्ञान अर्जित कर सकती थी, वेद पर चर्चा कर सकती थी, यानी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। आगे देखते हैं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी एक महिला विदुषी थी, है ना। देखिए राजा जनक हुआ करते थे, राजा जनक, देखिए राजा जनक का नाम तो आप जानते ही होंगे। राजा जनक के दरबार में 2 विद्वान हुआ करते थे, एक विदुषी थी, विदुषी, एक विद्वान, मतलब महिला जो विद्वान होगा उसको विदुषी कहते हैं। एक विद्वान थे, है ना, विदुषी गार्गी थी, और विद्वान कौन थे? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, ठीक है ना, विदुषी और ये याज्ञवल्क्य थे, ठीक है। ठीक है, इन दोनों में संवाद होता है, इन दोनों के बीच में संवाद होता है। संवाद मतलब यानी वाद विवाद किस बात पर? धर्म पर, ज्ञान पर, वेद पर वाद विवाद होता है। इस संवाद के जिक्र कहाँ किया गया? बृहदारण्यक उपनिषद बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आप जान लीजिए। जो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो संवाद होता है, जो विवाद होता है, वाद विवाद होता है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यानी कि पता चलता है कि इस समय स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो पुरुषों को भी चुनौती दे सकती थी कि आइए हमसे आप वाद विवाद कीजिए। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। कुछ महिलाएं ऐसी हुआ करती थी कि अपने जीवन को कुछ विशेष कार्य के लिए पूर्णतः समर्पित कर देती थी और विवाह को बाधा मानती थी कि मतलब उस कार्य में विवाह बाधा उत्पन्न होगा तो शादी ही नहीं करती थी, विवाह ही नहीं करती थी। तो ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। जैसे वैसे पुरुष जो होते हैं उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, तो महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, ठीक है। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। जो अध्यापक वेद और वेदांग का शिक्षा देते थे लेकिन उससे के बदले वो फीस लेते थे, यानी कुछ शुल्क लेते थे ज्ञान देने के बदले में, क्योंकि वही उनका जीविका था, तो उसको क्या कहते थे? उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय, उसको उपाध्याय कहा जाता था। तो
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम लोग फिर अगला वीडियो में इस चैप्टर को पूरा तरीके से कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़े हैं और इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपको फिर लगता है नहीं कि लूसेंट को का कोई पॉइंट फिर आपको समझने में कोई दिक्कत होने वाला है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय।